हेलो अस्सलाम वालेकुम। IQ सिंध से हसन उम्मीद लगारी हाजिर हूँ। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स। आज हम इंटर की फ़िज़िक्स से कुछ अहम टॉपिक्स पर MCQs करेंगे। उससे पहले कि हम टॉपिक पर जाएं, मैं ज़रा स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर कुछ वीडियोस इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पहले भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं और ये चैप्टर वाइज भी होंगी, लेकिन स्टार्टअप है इसलिए फिल वक्त कुछ अरसा हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स पर यानी मुतफ़र्रिक़ा टॉपिक पर जो है MCQs प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को एपिटाइजर्स देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना इंटरेस्ट भी उनका ग्रो हो एंड कॉन्फिडेंस एंड साथ में सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो। तो इस बात के लिए मुझे यकीन है कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स अफ़ादा हासिल करना चाह रहे हैं वो अपने कमेंट्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं। हमारा टॉपिक है फिज़िक्स में इंटर की फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है कैपेसिटर्स। तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते होंगे कि Q is directly proportional to the voltage. Q is equal to CV. C stands for capacity and it is equal to Q upon V. And if 1 coulomb charge is stored by capacitor at application of 1 volt, at the rate of 1 volt, 1 coulomb charge is stored by a capacitor, then such a capacitor is said to be capacitor of 1 farad. That is the unit of capacity. Okay students, generally capacitors are the appliances which store the charge, just like a tank of water. It stores the charge. It stores the tank of water, stores the water as per its capacity. जितनी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक वाटर स्टोर करेगा। तो वेरी सिंपल। और वाटर जब हम उसमें से बिलफास ड्रा करेंगे तो उसकी ड्राइंग जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे कि आप बिलफर्ज ये टैंक है, यहाँ पर फिल्ड है, यहाँ तक ये फिल्ड है और आपने इसमें जो टूटी लगाई हुई है वो बिल्कुल बेस पर लगाई हुई है और फिर इस टूटी में से जो पानी फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा।
ये आपने जवाब देना है। फिर इससे थोड़ा ऊपर आपने ड्यूटी लगाई है तो इसका फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर पानी के लेवल से भी ऊपर यहाँ पर ड्यूटी लगाई है तो इसका फ्लो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आप मुझे बताएंगे। बस इससे आप समझ रहे हैं कि जो पैटर्न है, यानी आप वाटर, इसके अंदर जो वाटर एग्जिस्ट कर रहा है उस वाटर का सर्टेन हाइट की वजह से पोटेंशियल बन रहा है, और फिर उसका जितना पोटेंशियल हाई होगा तो वो ज़्यादा उस मतलब फ्लो करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल हाई नहीं है, या फिर बिलफर्ज आप समझिए, सपोज करें ये आपके पास एक ढलान है, इस ढलान पर आप एक ए बॉल यहाँ पर रखते हैं, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर रखते हैं और सी पॉइंट पर रखते हैं, और ये आपकी ज़ीरो लेवल है डी, इस पर आप बॉल रखते हैं। तो ये पॉइंट्स डिफरेंट हैं, तो इन तमाम डिफरेंट पॉइंट्स पर इसके पोटेंशियल अलग होंगे। क्योंकि ये ग्राउंड पर है, इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। ये ग्राउंड है, देयरफॉर ग्राउंड पर होने की वजह से इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। ये हाइट पर है सर्टेन, इफ़ेक्टिव हाइट देखेंगे कि ग्राउंड से रिलेटेड इसकी इफ़ेक्टिव हाइट कितनी है। यहाँ पर भी ग्राउंड से रिलेटेड इफ़ेक्टिव हाइट कितनी है, यहाँ पर भी ग्राउंड से रिलेटेड इसकी इफ़ेक्टिव हाइट कितनी है। इफ़ेक्टिव हाइट जो है ये असरअंदाज होगी इसके पोटेंशियल पर। तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो ये बात समझ चुके कि एक कैपेसिटर इज़ ए इंस्ट्रूमेंट विच स्टोर्स द चार्ज। अब ये तो वेरी सिंपल हुआ। कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होती है वो ये दो पैरेलल लाइन से आप इसको शो करते हैं। बाज़ औक़ात ये इस सिंबल से भी शो किया जाता है। इसके यूनिट्स, एक तो मेगा बड़ा यूनिट इसका फेराड है, उसके बाद आप मिली फेराड भी लिख सकते हैं, या फिर माइक्रो फेराड भी इसका यूनिट लिख सकते हैं, नैनो फेराड भी यूनिट लिख सकते हैं, एंड सो फोर्थ। तो ये तमाम जो हैं इसके यूनिट्स, छोटे यूनिट्स हो सकते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, कैपेसिटर्स को जब हम स्टोर इंस्ट्रूमेंट दैट स्टोर्स द चार्ज की बात करते हैं, और हमने ये Q इज़ इक्वल टू सी वी, ये फार्मूला अपने जहन में रखा हुआ है। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, C stands for capacity or capacitance of a capacitor, and Q upon V is equal to C. तो सिंपल आप बिलफर्ज आपके पास एक कैपेसिटर है जिसको आप 220 वोल्ट की लाइन पर अप्लाई, 220 वोल्ट की सप्लाई पर इसको कनेक्ट करते हैं, और ये चार्ज होता है। और चार्ज होने के बाद मतलब ये कि ये चार्ज होता है इंस्टेंटली कैपेसिटर। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चे कैपेसिटर एंड बैटरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा ये समझ लें कि बैटरी स्टोर्स द चार्ज, लेकिन बड़े पैमाने पर लार्ज अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड इन ए बैटरी फॉर ए लॉन्गर पीरियड। लेकिन जो कैपेसिटर होता है ये टेम्पररी इसका जो है वो यूज़ है। इसका यूज़ है क्या, थोड़ा ये समझते जाएं कि अगर बिलफर्ज मैं कहूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लाइंसेस के अंदर, द अप्लाइंसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मशीनें होती हैं या
सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्योरली, उस पे जो उसमें आप जानते हैं कि ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांजिस्टर्स का या आईसीज का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, या चिप्स वगैरह जिसको आप कहते हैं। तो ये सारे जो है वो बने हुए होते हैं किसके, ड्रॉपिंग के ज़रिए, यानी जो भी आईसीज हैं या ट्रांजिस्टर्स हैं ये ड्रॉपिंग के प्रिंसिपल पर बने हुए होते हैं। पी एन पी, आर एन पी एन जो प्रिंसिपल है डोपिंग का। ये फर्दर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए जनरली कि इसमें सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स वो हैं क्योंकि इसमें आप जो डोपिंग कर रहे होते हैं तो जर्मेनियम के साथ किसी और एलिमेंट को मिला रहे होते हैं। ये इसी को आप डोप कहते हैं। इम्प्योरिटी डालते हैं किसी और एलिमेंट की, यानी थर्ड ग्रुप की एलिमेंट आपने लिया, इसको ड्रॉप इन किया आपने फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में, या फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया उसको ड्रॉप इन किया फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में। तो ये जो ड्रॉप्ड मटेरियल बनता है आपका वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो इनकी जो मतलब एक नेचर होती है कि जब भी इनमें आप करंट की जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है ना, करंट की वेरिएबिलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू वेरिएबिलिटी ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। तो इस वेरिएबिलिटी से सेंसिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी अप्लायंसेस आप बनाते हैं उनमें आपको कैपेसिटर के यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्यों कैपेसिटर आप इसलिए यूज़ करते हैं कि कैपेसिटर आपको चार्ज ऑलरेडी स्टोर करके देता है, ठीक है। आपके पास सपोज़ बाहर से जो एक्सटर्नल सोर्स से जो सप्लाई आ रही है तो उसकी जो वेरिएबिलिटी है या उसके जो रिपल्स हैं, इसको क्या कहा जाएगा, यानी एक्सटर्नल सोर्स के अंदर जो वोल्टेज या करंट में जो रिपल्स हैं उन रिपल्स को इसने क्या करना है, इसने रिपल्स को कंट्रोल करना है। इसीलिए इसको कैपेसिटर को बाज़ औक़ात फ़िल्टर भी कहा जाता है, ये दूसरा नाम इसका फ़िल्टर। तो ये क्या करता है, ये असल में स्टोर करता है सर्टेन अपनी जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ये चार्ज को स्टोर करता है। उसके बाद जब वहाँ से अगर कम भी चार्ज पड़ जाए तो ये अपनी तरफ से जो स्टोर चार्ज है वो रवानी कर देता है, यानी आउटपुट जो देता है वो बैलेंस करके देता है जितनी इसको देनी चाहिए। जो कमी पेशी है उसको अपने पास बर्दाश्त करता है, यानी ये वेरिएबिलिटी को रोकता है, ये रिपल को ख़त्म करता है, ये बैलेंस करके भेजता है सिग्नल को, या फिर इलेक्ट्रिकल जो करंट की जो पल्स जा रही है। तो ये सिंपल इस तरह आप इसको जो है वो फ़िल्टर का भी नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कैपेसिटर, ये इंट्रोडक्शन था जो हमने समझा कैपेसिटर का। अब हम चलते हैं कि यही, क्योंकि बैटरी की बात और है, बैटरी में मुकम्मल तौर पर आप चार्ज जो है वो स्टोर रखते हैं। इसमें वो नहीं है कि आपने चार्ज स्टोर कर ली और फिर उसी चार्ज पर ये जो है वो आप चलाते रहें। तो क्योंकि इसकी जो स्टोर्ड कैपेसिटी होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरह जो है इसमें और बैटरी में फ़र्क है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद सपोज़ करें आपको जो मैंने यहाँ पर फिगर बनाई, ये फिगर बनाई है, तो इसमें आप देख रहे हैं सपोज़ करें 5 माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर है, इसको 220 की वोल्ट लाइन पर मैंने लगाया है। तो अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर।
तो अब ये आप जानते हैं Q इज़ इक्वल टू CV और चार्ज शुड बी यानी 5 माइक्रो फेराड मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कितना है 220 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे तो ये कितना बनेगा 2200 और 5 से यानी हाफ हो जाएगा 1100। ठीक है, और ये माइक्रो की सिंबल भी दे देंगे और फेराड भी लिख देंगे और ये वोल्ट भी लिख देंगे। अब ये मिलाकर सारे जो कंबाइन करके ये आपके पास बन जाएंगे माइक्रो यानी 1100 माइक्रो कोलम्ब। ये आपके पास स्टोर्ड चार्ज रही, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अगर आपको दो कैपेसिटर्स दिए जाएं और कहा जाए कि इनकी कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स में अब हम चलेंगे, ये दो कैपेसिटर्स को अगर कंबाइन किया जाए, कॉम्बिनेशन प्रोसेस ऑफ टू कैपेसिटर्स, तो सीरीज़ में कंबाइन किया जाए तो इसका मतलब यूँ हम लगाएंगे, जो आप देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ कहलाता है। तो अगर ये सपोज़ करें 5 माइक्रो फराड का है और ये भी 5 माइक्रो फराड का है, टू कैपेसिटर्स ऑफ 5 माइक्रो फराड आर पुट इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट। अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनकी क्या होगी। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आप सी ई क्यू का नाम देते हैं और ये 1/CEQ बराबर होगा 1/C1 + 1/C2। और ये आप जानते हैं कि जब पैरेलल सीरीज़ में है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब ये पैरेलल में हो कैपेसिटर्स दो इस तरह लगाया जाए, ये दोनों ये पैरेलल में है, इस कॉम्बिनेशन को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ये 5 माइक्रो फराड है और ये भी 5 माइक्रो फराड है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो फिर इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी, CEQ इज इक्वल टू C1 + C2। डायरेक्ट आप जमा कर देंगे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 5 माइक्रो फराड और दूसरा भी 5 माइक्रो फराड था, तो ये मिलकर 10 माइक्रो फराड बन गया। इनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, यानी दोनों का मिलाकर जो इफ़ेक्ट होगा वो 10 माइक्रो फराड के कैपेसिटर के बराबर होगा। तो इसमें जो है वो ज़ाहिर बात है आपने देखा कि ये चेंज हो गया, तो इनको आप CEQ लिखेंगे और फिर CEQ इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ये इसका जब एलसीएम वगैरह निकालेंगे इसका फार्मूला ये रहेगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनी, 5 माइक्रो फराड इंटू 5 माइक्रो फराड डिवाइडेड बाय 5 + 5 10 माइक्रो फराड। और ये आपने लिखा माइक्रो इंटू माइक्रो, माइक्रो स्क्वायर, फराड इंटू फराड, फराड स्क्वायर। तो इनको आपने सिंप्लीफाई किया, 5 2 10, यानी ये बना 2.5, ये कैंसिल हो गया इससे एक से, और फिर ये इसकी रिज़ल्ट आपके पास जाकर बनी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर हो गई 2.5 माइक्रो फराड। यानी पहले क्या था, दो कैपेसिटर्स जब आपके पास सेम है और आप सीरीज़ में लगा रहे हैं तो आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गई, हाफ हो गई। सेम है तो हाफ हो जाएगी। अब ये देखें ज़रा, फिर मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूँ। ये आपने फार्मूला बना देना होगा ताकि MCQs आप जल्दी कर सकें। ये रिमेंबर दिस कि हम MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
ये 8 माइक्रोफेराड का है स्टूडेंट, और ये भी 8 माइक्रोफेराड का है। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, आप जानते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये CEQ यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगी, C1 यानी 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16, और फिर 8 2 ज़ा 16 यानी ये बन जाएगा 4 माइक्रोफेराड, यानी हाफ हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गई, जब सेम हो ये तब अप्लीकेबल होगा, यानी वैसे फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करनी होगी और कैलकुलेट करना होगा। लेकिन जब भी वैल्यू सेम हो तो फिर आप क्या करेंगे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप हाफ कर देंगे अगर 2 है। बिलफर्ज अगर 3 हो, मैं कहूँ कि 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर हैं और ये भी 2 माइक्रोफेराड का है, तीसरा भी 2 माइक्रोफेराड का है, ये सीरीज़ में लगाए गए हैं, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, आप ये जानते हैं C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फार्मूला बना। तो इसी तरह आपके पास CEQ बराबर होगा 2 माइक्रोफेराड 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर इनको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बनेगा, CEQ बराबर है 8 डिवाइडेड बाय, और ये बन गया 12, 8 बाय 12। 8 बाय 12 का मतलब क्या बना, यानी 2 बाय 3, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन गई, 2 बाय 3, 2 बाय 3 माइक्रोफेराड। अब सिंपल ये कि हर एक 2 का था, कितने थे, 3 थे, और 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, ये आपने आपका 2 बाय 3 बना। कितने कैपेसिटर थे, 3 थे, और हर एक कितने का था, 2 माइक्रोफेराड का था। रिमेंबर दिस, ये भी 2 माइक्रो का और ये भी 2 माइक्रो का, 3 आपके पास 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स थे। तो आपने क्या लिखा, 2 बाय 3, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन गई आपके पास। तो इसी तरह अगर 2 होते तो 2 के लिए क्या था, पीछे के टॉपिक में हम कर चुके हैं कि आप क्या करते, हाफ कर लेते, यानी 1 माइक्रोफेराड बन जाता, यानी ये 2 माइक्रोफेराड और ये 2 माइक्रोफेराड, ये भी 2 माइक्रोफेराड। तो इसकी CEQ बराबर हो जाएगी किसके, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होगी C1 कितनी है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी क्या बन गया, ये बन गया 1 माइक्रोफेराड, यानी हाफ कर लिया था आपने। जैसे 2 हैं तो आपने क्या किया है, हाफ किया है, 2 से डिवाइड किया है, 3 होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 4 होंगे। तो जितने भी आपके पास कैपेसिटर हैं, तादाद कैपेसिटर की, अगर सपोज करें मैं कहूँ 5 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, अब 6 माइक्रोफेराड के ये आपके पास कैपेसिटर हैं 5, और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो अब आप क्या करेंगे, 6 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है ना। 6 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स आपके पास 5 हैं, क्या होनी चाहिए, 6 बाय 6 माइक्रोफेराड की 5 कैपेसिटर्स हैं, यानी 6 बाय 5 माइक्रोफेराड इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होनी चाहिए। अब ये बताएं कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे होगी। ये आप सीरीज़ में हैं, आप सपोज करें सबको लिखते हैं, जमा करते हैं,
तो अब वेरी सिंपल, या तो आप सबको लिखे तो C1, C2, C3, C4 एंड C5 डिवाइडेड बाय, अब इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे नीचे वाले जो कॉम्बिनेशन होंगे वो आप लिखेंगे किस तरह, C1, C2, C3, कितने कॉम्बिनेशन थे, जब 2 थे तो अब क्या बना रहे थे, जब टर्म 2 थे, जब 3 थे तो 2 के कपल बना रहे थे, और जब 4 होंगे तो 3 के कपल बनेंगे, जब 5 होंगे तो 4 का कपल बनेगा, और 4 का कपल बनेगा और कितनी दफ़ा बनेगा कपल, ये 4 का कपल C1, C2, C3 और ये लिखा आपने C4। फिर इसी तरह आप यानी हर एक को देखेंगे कि हर एक रिपीट हो जाए, जिस तरह पिछले टर्म में आप लिख रहे थे। स्टूडेंट्स ये वेरी सिंपल, मैं आपको फार्मूला उसमें बता रहा हूँ। वैसे जनरली तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप लिखें 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इन सब का आप एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम 6 आएगा, और फिर आप ऊपर भी 6 लिखेंगे, और फिर ये 1/c इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये था, और ऊपर कितने थे आपके टर्म, 5 थे तो ऊपर आप 5 लिखेंगे, और ये CEQ लिखेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये रिज़ल्ट आपने निकाल ली। अब यही रिज़ल्ट आप इस फार्मूला से वेरीफाई कर रहे हैं कि इसमें आप क्या लिखें, तो इसमें C1, C2, C3, C4 लिखा, फिर दूसरे में क्या करेंगे आप C1, C2, C3, C5 लिख दें, लेकिन ये है कि हर एक को आप कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे, जिस तरह 3 वाला था, 3 वाला कितनी दफ़ा रिपीट हुआ था, आए ज़रा 3 पर, 3 में क्या लिखा था आपने, 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसमें एलसीएम आपने क्या लिखा था, C1, C2, C3, और फिर ऊपर क्या आएगा, C2 एंड C3, फिर इसमें क्या आएगा, C1, C3, और फिर इसमें क्या आएगा, C1, C2, तो ये आपने 1/CEQ था, तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल में रिज़ल्ट आपके पास जो आई थी वो क्या थी, C1, C2, C3 डिवाइडेड बाय C2, C3 प्लस C1, C3 प्लस C1, C2, ये आपने लिखी थी। यानी इसमें आपने हर एक को 2 दफ़ा रिपीट किया, 3 है तो हर एक को टर्म्स कितने थे, 3 है तो हर एक को 2 दफ़ा रिपीट करेंगे नीचे, और अगर 4 टर्म हैं तो हर एक को 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, अगर 5 टर्म्स हैं तो हर एक को 4 दफ़ा रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके पास ये फार्मूला, अब ये 4 टर्म्स हैं, यानी इनमें से हर एक आप लिखते जाएंगे, यानी ये C1, ये C2, C3 और ये C5, फिर प्लस, फिर आपके पास क्या आना चाहिए, C1, फिर C3 एंड C4, C5, फिर इसी तरह आपके टोटल टर्म्स कितने बनने चाहिए, इसके टोटल टर्म्स कितने बनने चाहिए, यहाँ पर कितने टर्म्स थे, 3 थे, कैपेसिटर्स 3 थे, तो नीचे टर्म्स भी 3 बन रहे, तो इसके कैपेसिटर 5 हैं तो कितने टर्म्स बनने चाहिए, 5 बनने चाहिए। ये ज़रा थोड़ा अपने जहन में बिठा देना होगा, और रिपीटेशन कितनी होगी टर्म की, या तो वैसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आप बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर 5 हैं तो लिखें C1, C2, C3 और C4, C5, ये लिख के फिर नीचे जो है 5 दफ़ा आप C लिख दें, C प्लस C प्लस C प्लस इसी तरह फिर आप ये लिख दें,
फिर आपने क्या करना होगा, इनको नाम देने होंगे। नाम यहाँ पर एक 1 दे रहे हैं, फिर इसको आप अल्फाज 2 दे रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं, इसको 4 दे रहे हैं, फिर इसको 1 दें, 2 1 दें, फिर इसको 2 दें, और फिर ये 3 दें। इस तरह आप चलते जाए तो आप देखेंगे कि अब रिपीटिशन भी आपकी पॉसिबल हो जाएगी, और ये आप यहाँ से फार्मूला जो मतलब ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो ये एक ऐसी टेक्निक थी जो कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपको इस तरीके से जहन में आपके बैठता है तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज़ अगर वो आपको इजी सिंपल प्रोसीजर लगता है, लेकिन उस सिंपल प्रोसीजर में एक ख़तरा है। उमूमन एमसीक्यूज़ में बच्चे जो अक्सर मेरे एक्सपीरियंस में है कि फार्मूला क्या था, 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। अब इसमें ये एलसीएम निकालना ये सारा बच्चे कर तो लेते हैं, इसको आखिरी में रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट जवाब लिख लेते हैं CEQ इज इक्वल टू, इसका जो जवाब निकलता है एलसीएम का वो जवाब निकाल कर वही लिख लेते हैं। यानी ये गलती का जो है ख़तरा है कि अगर ये फार्मूला आप अपने जहन में बिठाए रखेंगे, बेशक फार्मूला तो यही है असल, लेकिन आपने अपने एमसीक्यूज़ में गलती से बचने के लिए आपने से ऑर्गेनाइज कर देना होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, जब भी आपके पास कैपेसिटर इक्वल हों तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल कैपेसिटर्स हैं और सीरीज़ में लगाए गए हैं, तो जितने कैपेसिटर है उससे आप डिवाइड कर दें। मिसाल की बात है, मैं आपको कहूँ कि 1 माइक्रोफेराड के 100 कैपेसिटर्स हैं। 1 माइक्रोफेराड के 100 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द CEQ। तो जब 100 माइक्रोफेराड के इक्विवेलेंट मतलब 100 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स हैं, 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और ऐसे 100 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में लगाए गए, तो आप ये जानते हैं कि इसका आप क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, 1/CEQ इज इक्वल टू 1/1 माइक्रोफेराड प्लस और फिर 1/1 माइक्रोफेराड। इसी तरह आप ये तो पूरा लिखना आपके लिए महल रहेगा, 100 दफ़ा जाके लिखेंगे, आखिरी दफ़ा फिर 1/1 माइक्रोफेराड। तो आप ये जानते हैं कि इसमें जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 1 माइक्रोफेराड एलसीएम आएगा, ऊपर वाले जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा, और ये जो है इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 1/CEQ को आप क्या करेंगे, आप जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, CEQ बराबर होगा किसके, 1 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 100, यानी ये आपका जवाब आ गया। तो स्टूडेंट्स असल में यहाँ पर जो है आपने ये तरीक़ेकार अख्तियार करना होगा, जितने भी इन्फिनिटली सम में आपके पास सीरीज़ में उनको जितने भी कैपेसिटर्स मिले हुए हैं उनको अगर तमाम बराबर हैं, वेरी सिंपल, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि एमसीक्यूज़ जो फॉर्मेट में या एमसीक्यूज़ जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनमें ये चीज़ कैलकुलेट सामने रखी जाती है कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। व्हेन प्रोवाइडेड दैट कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, it means the student must find ease to calculate another technique or strategy, जिसके ज़रिए वो आसानी से उस सवाल को हल कर सकता है। यानी एक ज़ाहिरी टेक्निक थी, ज़ाहिरी फार्मूला था, तो ज़ाहिरी फार्मूला के ज़रिए जाएगा तो उसमें उसका ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। लेकिन अगर उसने थोड़ा अपने माइंड को वर्क किया है और अपनी फर्स्ट को ऑर्गेनाइज़ किया है तो आसानी से ऐसा स्टूडेंट जो है वो अपने उस सवाल की जो है उस पर कंक्लूजन पर जल्दी पहुंच सकता है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक था, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, सम सीरीज़ में भी
एंड पैरेलल में आप डायरेक्ट जमा कर देते हैं, लेकिन सीरीज़ में आप रेसिप्रोकल्स का सम निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कितना फ़र्क आता है, किस तरह हल किया जाए जब आपके तमाम जो है वो ज़्यादा तादाद में कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हों। तो आपने देखा वो फर्दर हम इसी तरह के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स क्या बल्कि इंटायर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक्स को फोकस करते रहेंगे। और ये जो फोकस होगा वो मुमकिन है कि मिसलेनियस तरीके से हो, का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपके क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है ऑफ द टेक्स्ट चैप्टर वाइज इसी तरह हम चलें। तो आप वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी तैयारी में हैं या जो तैयारी कर चुके हैं, जो इंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, वो अगर इस तरह हमारे लेक्चर्स देखते रहेंगे और इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आखिरी में लेक्चर वाइंड अप करने से पहले मेरी गुजारिश है तमाम स्टूडेंट्स से जो ये लेक्चर देख रहे हैं, ये कि आप मेरे इस चैनल को IQ सिंध पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ़र्दर जो वीडियोज़ अपलोड हों वो आपके नोटिफिकेशन आपको उसके रिसीव हों। और इस पर आप मेरे चैनल पर अपने कमेंट्स ज़रूर जो लिखें क्या आप किन टॉपिक्स पर जो है आप MCQs चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी आप ज़रूर बयान करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे और इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए राहें हमवार करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।